मेरा नाम अमाल है। शादी वाले घर में हर तरफ चर्चा हो रही थी। दूल्हा अपनी जगह पर शर्मिंदा और परेशान खड़ा हुआ था, क्योंकि दुल्हन ने खुद बाथरूम में अपने आप को बंद कर लिया था। सारे घर वाले बुरी तरह से दरवाज़ा बजा रहे थे, दुल्हन का नाम पुकार रहे थे, चाह रहे थे कि वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाए ताकि उससे बात हो सके। सब लोग उससे बाहर आने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। कुछ देर के बाद अचानक बाथरूम में धुआं उठने लगा। फिर घर वालों ने घबराकर दरवाज़ा तोड़ दिया, लेकिन अंदर का नज़ारा दिल दहला देने वाला था, क्योंकि दुल्हन तो अरे बहन, मुझे तो लगता है कि लड़की घर से ही भाग गई है। इन लोगों ने ऐसे ही नाटक किया है। मेहमान औरतें आपस में बातें करती हुई इधर उधर की तरफ नजर रखे हुए थी। सभी को यही लग रहा था कि दुल्हन घर से भाग गई है, लेकिन घर वाले सभी दुल्हन के कमरे में इकट्ठा थे, क्योंकि बाथरूम का दरवाज़ा बंद था। वो बाथरूम का दरवाज़ा लगातार बजा रहे थे, मगर रिश्तेदार तो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि दुल्हन घर पर है। कुछ लोग तो अपने घरों को जा चुके थे बिना खाए पिए ही। उनका कहना था कि यहाँ रुकना बेकार है, दुल्हन घर से भाग गई है तो फिर यहाँ रुककर हम क्या करेंगे। लेकिन कुछ लोग अभी भी यहाँ रहकर तमाशा देख रहे थे और एक एक मिनट के मज़े ले रहे थे। ये वो लोग थे जो चौधरी फैमिली के ज़्यादा करीबी थे, मगर वो यहाँ पर हमदर्दी की वजह से नहीं, बल्कि चुगलखोरी करने के लिए बैठे हुए थे। थोड़ी देर पहले बारात आई थी, मगर दुल्हन ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था और वो अभी तक बाहर नहीं निकली थी। दुल्हन के कमरे के अंदर का नज़ारा बहुत ही घबराहट भरा था। घर के सभी लोग वहीं पर जमा है, यहाँ तक कि दुल्हन का पिता और तीनों भाई भी वहीं पर मौजूद थे। मम्मी, देख लिया बाप ने अपनी बेटी को, इसने क्या तमाशा लगा रखा है, हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी है। बारात बाहर बैठी हुई है और ये खुद को बाथरूम में बंद करके बैठी हुई है। दुल्हन का सबसे बड़ा भाई अपनी माँ पर चिल्ला रहा था, जो था अमाल चौधरी, मतलब कि मैं। बचपन से ही गुस्से का बहुत तेज था और मुझे शुरू से ही अपनी बहन के रहन सहन पर हजार एतराज होते थे, मगर आज तक मेरे माता पिता मुझे उस पर सख्ती करने से रोकते चले आए थे, क्योंकि वो तीनों भाइयों से छोटी थी और फिर सबकी लाडली भी थी। मेरे गुस्सा करने पर मम्मी कहने लगी कि बेटा, मुझे क्या पता था कि तुम्हारी बहन इस तरह से ये सब कुछ करेगी। पता नहीं उसने ये सब क्यों किया है। मैं अभी दरवाज़ा बजा रही हूँ ना, तुम खामोश हो जाओ, गुस्सा कम करो। मम्मी ने दरवाज़ा बजाने के साथ साथ मुझे खामोश रहने का कहा, तो मैं और भी ज़्यादा चिल्लाने लगा था, क्योंकि मैं जानता था कि एक न एक दिन ये लड़की हमारे मुंह पर कालिक ज़रूर मलेगी। मुझे इसके तेवर शुरू से ही ठीक नहीं लगते थे, लेकिन मेरी तो इस घर में कोई कदर ही नहीं थी। मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं था। मैं गुस्से में पागल हुए जा रहा था। पापा ने जब मुझे और मम्मी को बातचीत करते हुए देखा तो कहने लगे, चुप कर जाओ तुम सब लोग, पहले ही यहाँ तमाशा लगा हुआ है, अब तुम दोनों भी शुरू हो गए हो। और वो कुर्सी से उठकर खुद आगे बढ़ गए थे। वो अब मम्मी के साथ दरवाजे पर खुद भी दस्तक दे रहे थे। जिया बेटा, दरवाज़ा खोलो। बेटी, जो बात है हमें बताओ, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करो, दरवाज़ा खोल दो, बाहर बारात आ चुकी है, हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है। पापा बहुत गुस्से में थे, मगर फिर भी अपनी बेटी से बड़े आराम से बात कर रहे थे। वो जानते थे कि उनकी बेटी अंदर ही है, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब तो बाहर मेहमान भी अंदर झांकने के लिए आ रहे थे और हमारी चौधरी फैमिली उनको मना भी नहीं कर सकती थी। इस बार मेरी पत्नी बोल पड़ी, मम्मी जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि जिया से पहले उसकी मर्जी पूछ लीजिए, उसके बाद ही उसकी शादी कीजिए, लेकिन आप लोगों ने कहा कि आपकी बेटी बड़ी आज्ञाकारी है और आपके खिलाफ कभी नहीं जाएगी, तो फिर ये सब क्या हो रहा है। मेरी पत्नी मेरे साथ मिलकर मेरी मम्मी को जलील करने लगी थी। सभी लोग मेरी मम्मी को ही बातें सुना रहे थे। आखिर ठीक ही कहते हैं, जब औलाद कोई गलती करती है तो आखिर में सारा इल्ज़ाम माता पिता पर ही डाल दिया जाता है, जो इस समय मेरी मम्मी और मेरे पिता पर डाला जा रहा था। उन लोगों ने बहू की बात का कोई जवाब नहीं दिया और मम्मी दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू साफ करती हुई दरवाज़ा बजाती रहीं। फिर कुछ देर के बाद अचानक धड़ाम से कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी बुआ जी कमरे के अंदर दाखिल होती हुई नजर आईं। वो सिर्फ मेरी बहन की सास नहीं थी, बल्कि हमारी बुआ भी थी, मेरे पापा की छोटी बहन। बस भाई साहब, बहुत हो गया, अब मैं आगे अपनी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकती, हम जा रहे हैं। वो यहाँ पर हमें बारात वापस ले जाने का कहने के लिए आई थी, लेकिन जैसे ही पीछे पलटी
तो मेरे पापा एक ही झटके से अपनी बहन के पैरों में गिर पड़े। ये सब देखकर हम लोग बहुत हैरान हुए थे, क्योंकि हमारी फैमिली का एक स्टैंडर्ड था। पूरा शहर हमें जानता था, हम बहुत ही इज्जतदार लोग थे। और फिर बुआ जी भी मेरे पापा से उम्र में पूरे 7 साल छोटी थी। वो अपने सबसे छोटे बेटे की बारात लेकर हमारे दरवाजे पर आई हुई थी, मगर उनकी होने वाली बहू तो बाथरूम से बाहर ही नहीं निकल रही थी। मेरे पापा ने रोते हुए बुआ जी से कहा कि नीलम, प्लीज थोड़ा सब्र कर लो, देखना जिया दरवाजा खोल देगी और आज ही तुम उसे बहू बनाकर अपने घर ले जाओगी। मेरे पापा अपनी बहन के कदमों में बैठे उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। बुआ जी को तो ये सब बहुत बुरा लग रहा था। वो भी भाई के साथ ही जमीन पर बैठ गई थी और कहने लगी कि भैया, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप मेरे बड़े भाई हैं, आप ये सब मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप कहते हैं तो ठीक है, मैं कुछ देर और इंतज़ार कर लेती हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि अब जिया मेरी बहू बनेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ये शादी करना ही नहीं चाहती। बुआ जी मेरे पापा को खरी खोटी सुना रही थी। आखिरकार वो बेचारी भी तो बहुत परेशान थी, क्योंकि जो हरकत जिया ने की थी उससे तो यही जाहिर हो रहा था कि वो शादी नहीं करना चाहती। घर में कोई भी नहीं जानता था कि इसके पीछे आखिर क्या राज है। मम्मी तो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा रही थी और घर की दोनों बहुएं, मतलब कि मेरी पत्नी और मेरे छोटे भाई की पत्नी, दोनों उन पर नेगेटिव कमेंट्स जारी किए हुए थी। हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते थे। आखिरकार ये सब कुछ मेरे मम्मी पापा की छूट का ही तो नतीजा था, जो आज उनको भुगतना पड़ रहा था। मेरी और मेरे दूसरे नंबर वाले भाई अयान की शादी हो चुकी थी। बस एक छोटा भाई ही कुंवारा बचा था, जो जिया से 2 साल बाद था। लेकिन हमारे घर में पहले बहन की शादी हो रही थी, क्योंकि बुआ जी उसके लिए बड़ी इज्जत और मान के साथ रिश्ता लेकर आई थी, जिसको मेरे पापा ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। बुआ जी जल्द ही मेरी बहन को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी। मम्मी पापा ने भी यही बेहतर समझा कि बेटे से पहले बेटी की शादी करना ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी उन्हें हमेशा हर समय अपनी बेटी की फिक्र लगी रहती थी। आखिरकार जिया उनकी एक ही तो बेटी थी, लेकिन पापा को बेटियां पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने आज तक अपनी बेटी को कोई अहमियत ही नहीं दी थी। यहाँ तक कि रिश्ते के समय भी उसकी मर्जी भी उससे नहीं पूछी गई थी। हम सब लोग बहुत परेशान हो रहे थे। सबको अलग अलग तरीके से गुस्सा आ रहा था। सबसे ज़्यादा परेशान तो मेरे पापा थे और मम्मी थी, क्योंकि पूरे शहर में हमारी बहुत इज्जत थी। हमारे परिवार को सब लोग जानते थे, हम बहुत ही इज्जतदार और अमीर लोग थे। लेकिन आज हमारी इज्जत हमारी बहन की मुट्ठी में दबी हुई थी। हमें अब हमारी इज्जत खत्म होती हुई नजर आ रही थी। मम्मी ने फिर से दरवाज़ा बजाया और कहा कि जिया बेटा, दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। तुम बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? हम तुम्हारी बात मान लेंगे, मगर बेटा प्लीज़ एक बार दरवाज़ा खोल के हमसे आमने सामने बात करो। हम तुम्हारी इस तरह की नाराज़गी का कोई मतलब नहीं समझ पा रहे। हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं बेटी। मम्मी दरवाजे पर खड़ी जिया से रिक्वेस्ट कर रही थी, मगर अंदर से अब की बार भी कोई जवाब नहीं आया था। जिया के कमरे के खुले हुए दरवाजे से अब दुल्हा तक अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर हम लोग दंग रह गए थे और बेहद ही शर्मिंदा हो रहे थे। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और अब उसे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी, इसलिए कमरे के अंदर अपनी माँ को लेने के लिए पहुंच गया था। उसने तेज आवाज में अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा कि मम्मी चलिए यहाँ से, अब मैं अपनी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस धोखेबाज लड़की से शादी मुझे नहीं करनी, आप बस चलिए मेरे साथ। वो उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर की तरफ ले जाने लगा, मगर बुआ जी लगातार अपने बेटे का हाथ उससे छुड़वा रही थी। वो अपने भाई को इस मुश्किल में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। हम सब लोग खड़े हुए सर झुकाकर ये सारा तमाशा देख रहे थे। हम में से किसी के अंदर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। बुआ जी ने अपने बेटे आरव से कहा, छोड़ दो बेटा मेरा हाथ, अगर तुम नहीं रुक सकते तो तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन मैं अपने भाई को इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। आरव उनको अजीब नजरों से देख रहा था। वो अपने बेटे को वहां से अकेला जाने का कह रही थी। हालांकि वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ तो खानदान के सारे लोग आए हुए थे, जो बारात के साथ आए थे। वो सभी बाहर बैठे हुए इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ ने उससे ज़्यादा अहमियत अपने भाई को, मतलब कि उसके मामा जी को दी है। मम्मी, मैं आपके बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा, आपको भी मेरे साथ चलना होगा। आप यहाँ पर रुककर आखिर क्या कर लेंगी?
मुझे अब इस बगैरत लड़की से शादी ही नहीं करनी है। आरव बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वैसे भी ये शादी वो अपनी माँ की पसंद से ही कर रहा था। उसकी अपनी पर्सनल कोई पसंद नहीं थी। इसी वजह से ही अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मगर उसे अब अपनी बेइज्जती होती हुई महसूस हो रही थी, इसलिए वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता था। आरव के मुंह से अपनी बहन के लिए बेगैरत शब्द सुनकर मैं आग बबूला हो चुका था। मुझे बेहद ही गुस्सा आ गया था। मैं आगे बढ़ा और फौरन ही मैंने अपने होने वाले बहनोई का गिरेबान पकड़ लिया था और फिर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को ये सब कहने की? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं किसी सरफिरे की तरह उस पर दहाड़ रहा था, जबकि मेरे दोनों छोटे भाई आगे बढ़े और हम दोनों को आपस में छुड़वाने लगे। मगर हम दोनों ही एक दूसरे के साथ लड़ना चाहते थे, क्योंकि मैं गुस्से में था और आरव भी गुस्से में था। और जब इंसान गुस्से में होता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब पापा ने देखा कि मामला हाथ से निकलता जा रहा है तो वो आगे बढ़े और उन्होंने मुझे और आरव को एक दूसरे से अलग करवा दिया। फिर हम दोनों भी चुपचाप ही अलग हो गए थे, क्योंकि पापा की आंखों में हम दोनों के लिए मैंने बेहद गुस्सा और नफरत देख ली थी। पापा ने चिल्लाकर कहा कि तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वो अब हम दोनों को ही कमरे से निकलने के लिए कह रहे थे। पापा के मुंह से ऐसा सुनकर तो मेरा गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। मैंने कहा ठीक है, मुझे यहाँ पर रुकना भी नहीं है। जो करना है आप लोग खुद ही कर लीजिए। मैं इतना कहता हुआ वहाँ से निकलकर बाहर आ गया था। मगर आरव अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ था, क्योंकि वो अपनी माँ को वहाँ से अपने साथ ले जाना चाहता था। उसने कहा मम्मी चलिए मेरे साथ। अगर आज आप मेरे साथ नहीं गई तो फिर मैं सारी जिंदगी आपसे कभी बात नहीं करूँगा। वो अपनी माँ को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा था। वो चाहता था कि उसकी माँ भी उसके साथ चली जाए। बुआ जी अब एक कठिन परीक्षा में आ गई थी। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या जवाब दें। वो अपने भाई को भी अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और अपने बेटे की बात को भी रद्द नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो जिद्दी टाइप का लड़का था। वो जानती थी कि जब वो एक बार कोई बात कह देता है तो फिर उसे करके ही दिखाता है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल छाया हुआ था। बाहर गैलरी तक मेहमान पहुंच गए थे और अब अंदर की कंडीशन देखने लगे थे। जब पापा ने मेहमानों को गैलरी तक आते हुए देखा तो उनकी हिम्मत भी जवाब दे गई थी और वो सोफे पर ढह जाने के अंदाज में बैठ गए थे। वो अब अपने सीने पर हाथ रखे हुए लंबे लंबे सांस ले रहे थे। वो हार्ट पेशेंट थे और अब शायद उन्हें दिल में तकलीफ महसूस हो रही थी। बुआ जी दौड़कर पापा के पास गईं और उनसे माफ़ी मांगने लगीं। भैया, मैं जा रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं आइंदा कभी यहाँ पर आ पाऊँगी, क्योंकि मेरे परिवार और मेरे ख़ानदान वालों को तो आप जानते ही हैं। वो अब कभी मुझे आपसे संबंध नहीं रखने देंगे, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। इतना कहते हुए वो अपने दुपट्टे के पल्लू से आंखें साफ करती हुई बाहर निकलकर आ गई थी। आरव अब गुस्से से अपनी माँ को वहाँ से लेकर जा रहा था। भले ही उसे दुल्हन नहीं मिली थी, लेकिन वो अपनी माँ को साथ ले जाने में कामयाब हो गया था। जैसे ही वो कमरे से बाहर आए तो मेहमान एक एक करके बुआ जी और उनके बेटों से हजारों सवाल करने लगे थे। कोई कह रहा था क्या हुआ, बात बनी या नहीं? तो कोई कह रहा था कि क्या बारात वापस चली जाएगी? तो कोई कह रहा था कि वापस चली जानी ही चाहिए। ऐसी बेशर्म लड़की को तो कोई भी अपने घर की बहू ना बनाए। अपने परिवार की और दूल्हे के परिवार की अच्छी खासी बेइज्जती करवा दी है इस लड़की ने। लोगों की बातें बुआ जी के दिल पर खंजर की तरह चुभ रही थी, क्योंकि जिया उनकी भतीजी थी और वो शुरू से ही जिया को बहुत पसंद करती थी। उनकी शुरू से यही चाहत थी कि वो उसे अपने घर की बहू एक न एक दिन ज़रूर बनाएंगी। और अब जब उनकी ये चाहत पूरी होने वाली थी तो अच्छी खासी बेइज्जती हो गई थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ये दिन देखना पड़ेगा। जिया उनकी भतीजी थी, कोई गैर नहीं थी, इसलिए उन्हें लोगों की बातों पर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि उन्होंने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर जिया को अपनी बहू बनाने का फैसला किया था। बुआ जी ने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने बेटे के साथ अपने भाई के घर से निकल गई थी। उनके साथ आए हुए बाराती भी उनके पीछे पीछे ही चले गए थे। अब सिर्फ हमारी तरफ से बुलाए गए लोग ही वहां पर रह गए थे, जो कि हमारे मेहमान थे। हालांकि ऐसे हालात हो चुके थे कि उन्हें भी अब यहाँ से चले जाना चाहिए था, मगर वो अभी भी वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि पूरा मामला देखने के बाद ही वहाँ से जाने का सोच रहे थे।
आंगन अभी भी लोगों से भरा पड़ा था। भले ही दूल्हा और आधे लोग चले गए थे, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग थे जो मेरे पिता और हमारे परिवार पर बुरी बुरी तरह से इल्जाम लगा रहे थे। मैं जो गुस्से से भड़का हुआ अपने कमरे में आ चुका था, मैं गैलरी के पीछे वाले रास्ते से अपने कमरे में दाखिल हुआ था। मैं जानता था कि दरवाजे के बाहर बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं जो कि मुझसे सवाल करेंगे, और मैं किसी के भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता था। इसलिए मैं गुस्से में बैठा आग बबूला हो रहा था। दूसरी तरफ जिया के कमरे में मम्मी अभी भी दरवाज़ा बजा रही थी। बेटी, अब तो दरवाज़ा खोल दो, अब तो तुम्हारी बुआ जी भी चली गई हैं और बारात भी वापस चली गई है। मम्मी दरवाज़ा बजाने के साथ साथ अपनी बेटी को तसल्ली भी दे रही थी। मैं काफ़ी देर से कमरे में बैठा हुआ था, मगर फिर भी मुझे बार बार फिक्र हो रही थी कि जिया ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला या नहीं। मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस समय कमरे में नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने परिवार के साथ होना चाहिए। मेरा पूरा परिवार एक मुश्किल समय से गुजर रहा है। हिम्मत करके मैं जिस रास्ते से कमरे में आया था, उसी रास्ते से वापस जिया के कमरे की तरफ बढ़ गया। वहां जाकर देखा तो मेरी बहन ने बाथरूम का दरवाज़ा नहीं खोला था और मम्मी अभी भी दरवाज़ा बजा रही थी और दरवाज़ा खुलवाने के लिए बार बार जिया को आवाज़ लगा रही थी। मैंने जब ये सब देखा तो हिम्मत करके मम्मी से कहा कि मम्मी, मैं तो कहता हूँ कि अब काफ़ी समय हो गया है, जिया दरवाज़ा नहीं खोल रही है तो हमें दरवाज़ा तोड़ देना चाहिए। आखिर कब तक हम इस तरह पागलों की तरह खड़े हुए दरवाज़ा बजाते रहेंगे। पापा ने देखा कि उनका बेटा अब एडवाइस दे रहा है, वो जो कि अभी भी गुस्से में थे। उन्होंने मेरी बात सुनकर अनसुनी कर दी, जबकि मेरे दोनों छोटे भाइयों ने भी मेरी बात सुनकर मेरी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मम्मी भी लगातार इनकार में सर हिलाने लगी, कहने लगी कि नहीं बेटा, हम ये नहीं कर सकते। लोग अभी भी बाहर बैठे हुए हैं, क्या सोचेंगे कि हमने जबरदस्ती बेटी को दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला है। इस तरह हमारे परिवार की और भी बेइज्जती हो जाएगी। ये कहकर वो खामोश हो गई थी। सब लोग मुंह लटकाकर खड़े हुए थे। मम्मी की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर कोई भी उनके आंसू नहीं देख रहा था, क्योंकि उनका रुख दरवाजे की तरफ था और सभी पीछे खड़े हुए थे। अचानक से मम्मी को महसूस हुआ कि जैसे दरवाजे के नीचे से धुआं निकल रहा हो। वो फौरन पीछे हटी और बड़े ध्यान से देखने लगी। अब तो सबको ही धुआं नजर आने लगा था। मम्मी कहने लगी, मेरी बेटी ने खुद को आग लगाई है। मम्मी ने तो अपना सीना पीटना शुरू कर दिया था। हम सब लोग भी बहुत परेशान हो गए थे और अब आग की वजह से तो परेशानी दुगनी हो गई थी। मम्मी ने कहा कि बेटा, अभी और इसी समय कुछ भारी सा उठाकर लाओ, अब ये दरवाज़ा तोड़ना ही पड़ेगा। पापा ने जल्दी से हम तीनों को इशारा किया और मेरे सबसे छोटे वाले भाई को बाहर कोई भारी सामान उठाने के लिए भेज दिया। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, लेकिन मम्मी की तरह वो दहाड़ मार मार कर रो नहीं रहे थे। अब तो घर की दोनों बहुएं भी मुंह में उंगली दबाकर खड़ी हुई थी, क्योंकि किसी को भी विश्वास नहीं आ रहा था कि वो अपने साथ ऐसा भी कर सकती है। 5 मिनट के अंदर ही मेरा छोटा भाई हथौड़ा लेकर आ गया था। वो अब दरवाजे के लॉक पर ही हथौड़ा मार रहा था, मगर लॉक फिर भी खुलने का नाम नहीं ले रहा था। सब लोग बहुत परेशान थे। मम्मी का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब वो अपनी बेटी को खो चुकी है। रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तो अब मेहमान भी कमरे के अंदर घुस आए थे। 10-15 लोग ही थे जो ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस समय हम परिवार के लोगों पर क्या कयामत टूट रही है, ये तो हम लोग ही जानते थे, लेकिन सब तो अपनी दिलचस्पी पूरी करने के लिए अंदर घुस आए थे। मेरा छोटा भाई अर्श हथौड़ा मार मार कर थक चुका था और अब हम दोनों भाइयों को साथ धक्का मारने के लिए आगे बुलाने लगा, क्योंकि अब अर्श थक चुका था। मुझे बेहद अफसोस हो रहा था। पहले जो मैं गुस्से में कमरे से निकल गया था, लेकिन अब वापस आया तो मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे ऐसे समय में गुस्सा ना करके अपने परिवार के साथ होना चाहिए था। अर्श पीछे हट गया था और मैं और मेरा भाई अयान दोनों मिलकर दरवाजे को धक्का लगाने लगे, लेकिन दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि दरवाज़ा बहुत ज़्यादा मजबूत था। मम्मी अब ज़मीन पर बैठकर ऐसे रो रही थी जैसे जिया की लाश उनके सामने रखी पड़ी हो। मेहमान तमाशा देख रहे थे। किसी को भी ये ख्याल नहीं आया था कि उन्हें हमें तसल्ली देनी चाहिए या फिर मेरी मम्मी को सहारा देकर कम से कम ऊपर ही बिठा दे। हर किसी को दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार था। पापा कुर्सी पर बैठे अभी भी सीने पर हाथ से मसाज कर रहे थे। उनको सांस बड़ी मुश्किल से आ रही थी।
उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें हार्ट अटैक होने वाला है। अचानक से पापा के मुंह से एक आह निकली तो सबका ध्यान उनकी तरफ हो गया था। उनके चेहरे का रंग सफ़ेद हो रहा था और अब वो एक नहीं बल्कि दोहरी तकलीफ से गुजर रहे थे। एक तकलीफ तो उनको बेटी की थी और दूसरी उनके दिल में फटने वाले दर्द की थी। मम्मी को तो कोई होश ही नहीं था। वो अभी भी ज़मीन पर बैठकर आंसू बहा रही थी, मगर हम दोनों भाई दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पापा की कंडीशन देखकर फौरन सब लोग पापा की तरफ आ गए थे। मेहमान तमाशा बने बार बार घर के मेंबर्स को देख रहे थे। घर की दोनों बहुएं भी कोने में दीवार के साथ टेक लगाकर चुपचाप खड़ी हुई थी। उनसे तो ये भी नहीं हुआ था कि सास को तसल्ली दे दें। मैं दौड़कर मम्मी के पास गया और मम्मी से कहने लगा कि मम्मी, आप ठीक हो? मम्मी कहने लगी कि बेटा, मैं तो ठीक हूँ, तुम लोग बस दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करो। धुआं बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और कमरे में लगभग भरने लगा था। मेहमान औरतें दुपट्टे से अपनी नाक ढककर खांस रही थीं, मगर अभी भी वहां से बाहर नहीं गई थी, क्योंकि अगर वो बाहर चली जाती तो फिर लाइव कैसे देख पाती, और उन्हें तो तमाशा अपनी आंखों से ही देखना था। भले ही उन्हें बाद में सारी कहानी का पता चल जाना था, लेकिन वो फिर भी यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी। हमारे पूरे परिवार को इतना होश नहीं था कि वो हम उन्हें अपने घर से निकल जाने का कहते। अब हम दोनों भाई फिर से दरवाजे की तरफ आ गए थे। हमने एक झटके से दोनों कंधे मिलाकर दरवाजे को धक्का दिया था तो दरवाज़ा खुल गया, मगर अंदर का नज़ारा देखकर तो सबके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। जिया बेटा, तुम अपने कपड़े वगैरह तैयार करके रख लो। 2 दिन बाद तुम्हारी बुआ जी मंगनी के लिए तुम्हें अंगूठी पहनाने के लिए आना चाहती हैं। मम्मी अभी अभी अपनी बेटी के कमरे में आई थी और वो अपने बेड पर बैठी हुई मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए ही वो बेटी को एडवाइस देने लगी। मम्मी की बात सुनकर तो जिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वो जानती थी कि 1-2 दिन में उसकी बुआ घर आने वाली है। मम्मी के मुंह से सुनकर तो उसे एक ज़ोरदार झटका लगा था, लेकिन उसने मम्मी पर यह सब जाहिर नहीं किया था। उसने कहा, ठीक है मम्मी, मैं सब तैयारी कर लूँगी, आप परेशान न हो। जिया अपने चेहरे पर झूठ मूठ की मुस्कुराहट सजाते हुए बोली। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी, और किसी हद तक वो इसमें कामयाब भी हो गई थी। लेकिन उसे आगे के बारे में सोच सोच कर डर भी लग रहा था, क्योंकि जैसे जैसे रिश्ते की बात आगे बढ़ रही थी तो उसके लिए भी परेशानी बढ़ती जा रही थी। वो जानती थी कि ज़्यादा समय तक तो वो इस परेशानी को हैंडल नहीं कर पाएगी। उससे गलती हो चुकी थी और अब उसे अपनी गलती पर बहुत अफसोस भी था, लेकिन वो उसे सुधार नहीं सकती थी। जो होना था वो हो चुका था और अब यही सोच सोचकर उसका दिमाग फट रहा था, क्योंकि उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वो जानती थी कि जब उसकी शादी के दिन करीब आएंगे तो वो किसी से भी यह हकीकत नहीं छुपा पाएगी। मम्मी ने जिया से कहा कि बेटी, मैं तो कहती हूँ, मुझे रेड वाला सूट है ना तुम्हारे पास, उस पर प्रेस करके रख लो, क्योंकि सिर्फ घर के ही लोग आ रहे हैं। तुम्हारी बुआ तो कह रही थी कि वो तुम्हारे लिए अपने साथ कपड़े ले आएंगी, मगर मैंने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि घर की ही तो बात है और फिर शादी भी तो जल्दी ही हो रही है, तो फिर ये सब करने की ज़रूरत ही क्या है। मम्मी जिया को अब बुआ जी के इरादे के बारे में उसे बता रही थी। जिया ने मम्मी से कहा कि ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं, मैं वही सूट पहन लूंगी जो आपने बताया है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। इस बार भी उसने अपने चेहरे पर दिखावे भरी मुस्कुराहट सजाकर मम्मी को जवाब दे दिया था और उनके दिल को तसल्ली पहुंचा दी थी। घर में कोई नहीं जानता था कि आखिर जिया के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। बेटी का जवाब सुनते ही मम्मी हंसती मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी और वो बेड के साथ टेक लगाकर आंखें बंद करके बैठ गई थी। उसका दिमाग फट रहा था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा था। घर में हम सब लोगों को भी पता था कि बुआ जी हमारे यहाँ मंगनी करने आना चाह रही हैं कि हमारी बहन खुश रहे, मगर अब क्या मुसीबत हम पर टूटने वाली थी ये हम नहीं जानते थे। वो दिन भी गुजर गया था और अगला दिन भी घर की सफाइयाँ वगैरह में ही गुजर गया था। आज का दिन हमारी फैमिली के लिए एक बड़ा दिन था, क्योंकि आज चौधरी फैमिली की बेटी जिया चौधरी की बहन की मंगनी होने जा रही थी और हमारी बुआ जी, जो कि इस घर की बेटी थी, वो अपने बेटे के लिए हमारी बहन को अपने घर की बहू बनाने के लिए रिश्ता पक्का कर रही थी। दोपहर का समय था। जिया की छोटी भाभी उसको तैयार करने में लगी हुई थी। बड़ी भाभी मतलब कि मेरी पत्नी को तो कोई होश ही नहीं था। वो वैसे भी हर समय उनसे खिंची खिंची सी रहती थी।
दरअसल वो फैमिली से बाहर की थी और मेरी अपनी पत्नी के साथ लव मैरिज हुई थी। मुझे अपनी पत्नी सोनिया शादी से पहले बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन शादी के बाद वो मेरे परिवार को स्वीकार न कर सकी। उसका व्यवहार मेरे परिवार वालों के लिए बहुत बुरा था। ये देखकर मेरा दिल भी अपनी पत्नी से खिंचा खिंचा रहता था। मेरे छोटे भाई अयान की पत्नी जैसी भी थी, लेकिन मेरी पत्नी से कई गुना अच्छी थी। वो सभी परिवार वालों के साथ अच्छे से व्यवहार करती थी। मेरी बहन तैयार होकर बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसका दिल डर रहा था। उसे एक अनजाना सा डर सता रहा था। अचानक से बाहर एक शोर उठा तो मेरे भाई की पत्नी फौरन ही वहां से भाग गई। वो वैसे भी जिया को तैयार कर रही थी और अब उसे बाहर का जायजा भी लेना था। बुआ जी अपने परिवार के साथ हमारे यहाँ आई हुई थी। उनकी दो बड़ी बेटियां अपने पति और बच्चों सहित आई थी। बुआ जी का बड़ा बेटा, जिसकी शादी 1 डेढ़ साल पहले ही हुई थी, वो भी अपनी पत्नी के साथ मौजूद था, मगर उनकी अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। बुआ जी के पति तो 10 साल पहले ही उन्हें छोड़कर चले गए थे, इसलिए उन्हें ही अपने सारे बच्चों के फर्ज निभाने थे। मंगनी में सिर्फ आरव नहीं आया था, क्योंकि उनके परिवार में लड़के के साथ आने का रिवाज नहीं था। सब लोग अब ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, खुश थे, बातें कर रहे थे, बिजी थे, और नौकर सोफे के सामने पड़ी हुई टेबल पर रिफ्रेशमेंट के सामान भर रहे थे, क्योंकि खाना खाने में अभी कुछ समय बाकी था। जिया ने खुद को कमरे में बंद कर रखा था। वो फूट फूट कर रो रही थी। जैसे जैसे सब कुछ आगे बढ़ता जा रहा था, उसकी हिम्मत भी जवाब देती जा रही थी। मम्मी ने मेरे छोटे भाई की पत्नी नेहा से कहा कि नेहा बेटा, जाओ जिया को ले आओ ताकि रस्म कर सके। नेहा भी फौरन सोफे से उठी और जिया के कमरे की तरफ चल दी थी। अब वो कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई थी, मगर दरवाज़ा बंद होने की वजह से हैरानी का शिकार हो गई थी। लेकिन उसे जिया को अपने साथ लेकर जाना ही था, इसलिए वो अब दरवाज़ा बजाने लगी थी। जिया, मैं हूँ, तुम्हारी नेहा भाभी, दरवाज़ा खोलो, बाहर सब लोग तुम्हें बुला रहे हैं। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में उसे पुकार रही थी, मगर वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। वो शीशे के सामने खड़ी टिश्यू पेपर से अपनी भीगी हुई आंखें साफ कर रही थी। कुछ देर के बाद उसने खुद को नॉर्मल किया और दरवाजे की तरफ लपकी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो नेहा कमरे का जायजा लेने लगी। क्या कर रही थी तुम, और इतनी देर से दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी? वो शब्दों में अजीब सी कड़वाहट घोलकर बोल रही थी। जिया ने जवाब दिया, भाभी, मैं बाथरूम में थी तो कैसे आपको आवाज़ देती? जिया ने फौरन से बहाना बना दिया था। नेहा ने भी अपने सारे ख्याल झटक दिए थे और जिया से कहा कि अच्छा चलो आओ, अब मैं तुम्हारा दुपट्टा सेट कर देती हूँ, बाहर बुआ जी तुम्हें बुला रही हैं। वो अंदर आई और बेड पर पड़ा हुआ उसका रेड कलर का दुपट्टा उसके सर पर सेट करने लगी थी। जिया बहुत सुंदर लग रही थी और फिर वो उसे लेकर बाहर आ गई थी। उसे देखते ही बुआ जी आंखों ही आंखों में अपनी भतीजी की नज़र उतारने लगी थी। उन्हें अपनी ये भतीजी बहुत प्यारी लगती थी, इसलिए तो वो परिवार वालों के खिलाफ जाकर इसे अपनी बहू बना रही थी। खानदान वाले चाहते थे कि वो अपने देवर की बेटी अपने बेटे के लिए ले ले, मगर वो पहले भी एक देवर की बेटी ले चुकी थी, इसलिए अब अपने भाई के साथ रिश्ते को मजबूत करना चाहती थी, और ये भी उनका हक था। और सबसे बड़ी बात थी कि उनका बेटा भी मान गया था, इसलिए वो बड़े मान और चाहत के साथ मंगनी की रस्म कर रही थी। जिया अपनी बुआ के साथ नज़र झुकाकर सोफे पर बैठी हुई थी। जिया की बड़ी नंद ने उसे छेड़ते हुए कहा कि भाभी, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे यहाँ भैया भी साथ आए हुए हैं। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सब लोगों की हंसी निकल गई थी। जिया बस हल्का सा मुस्कुराई थी, मगर अगले ही लम्हे उसकी मुस्कुराहट सिमट गई थी। उसके दिमाग में फिर से खलबली मचलने लगी थी। बुआ जी ने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा कि बस करो, मेरी बहू को तंग मत करो, वो बहुत ही सुंदर लग रही है। फिर उन्होंने अपने पर्स से एक छोटी सी डिब्बी निकालकर उससे अंगूठी निकाली और जिया के हाथ की तीसरी उंगली में पहनाने लगी। हर तरफ तालियां गूंज रही थी और जिया की नंद वीडियो बना रही थी। उसने आरव से कहा था कि वो रस्म की वीडियो लेकर आएगी। रस्म पूरी होने के बाद हर तरफ ही बधाइयों की सदाएं गूंज रही थी। जिया की दोनों भाभियां प्लेट में मिठाई लेकर सबके सामने पेश करने लगी थी। उस समय कमरे का माहौल बहुत ही मज़ेदार और मोहब्बत भरा था, लेकिन एक ही इंसान अब दिल ही दिल में आंसू बहा रहा था। वो थी जिया, उसकी छोटी नंद। अब उसके मुंह में गुलाब जामुन ठूस रही थी, जो ज़बरदस्ती ही उसे खानी पड़ गई थी। जैसे ही उसकी नंद वहां से गई तो उसने आधा खाया हुआ गुलाब जामुन मुंह से निकालकर सोफे के नीचे फेंक दिया था। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि किसी ने भी उसे ये करते हुए नहीं देखा था।
वो वहां से उठकर भाग गई थी। उसे इस तरह से भागता हुआ देखकर तो सभी मुस्कुराने लगे थे, क्योंकि सब समझ रहे थे कि वो शर्मा रही है। हालांकि मामला तो कुछ और ही था। जिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उसका दिमाग फट रहा था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। कुछ देर तो वो इसी तरह से आंसू बहाती रही थी, मगर फिर खुद को मजबूत करके बाथरूम की तरफ घुस गई थी। जब वो बाहर निकली तो उसकी हालत बेहतर थी। उसने मोबाइल निकाला और अपने दोस्त को कॉल करने लगी। वो हर बात ही अपनी दोस्त से शेयर किया करती थी, लेकिन ये परेशानी तो उसने अपनी दोस्त से भी शेयर नहीं की थी, क्योंकि वो डर रही थी कि कहीं सब लोग उसे ही बुरा भला ना कहें। यार जिया, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? जब तुम किसी और को भी पसंद नहीं करती और तुम्हें आरव से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तुम इतना क्यों घबरा रही हो? उसकी दोस्त हुमा उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो असल बात से अनजान थी। जिया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था और फोन बंद कर दिया था। वो अपनी दोस्त को सब कुछ खुलकर बताना चाहती थी, लेकिन उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। वो किसी को भी ये बताने से कतरा रही थी। अभी वो ये सोच ही रही थी कि आगे उसे क्या करना है। तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला और उसकी होने वाली नंद और दोनों भाभियां उसके कमरे में आ गई थी। वो उसे छेड़ने के लिए आई थी। कोई उसे आरव के नाम से छेड़ रहा था, तो कोई भाभी भाभी कह रहा था। वो उसके सामने दिखावे की हंसी तो हंस रही थी, लेकिन उसका दिल कट रहा था और घबराहट के मारे उसके हाथ भी कांप रहे थे। लेकिन सब समझ रहे थे कि वो शर्मा रही है। आज मंगनी होने के साथ साथ डेट भी फिक्स हो गई थी और 15 दिन के अंदर ही उसकी शादी थी। और यही सोच सोच कर ही उसे डर लग रहा था कि 15 दिन के अंदर वो इस मामले को कैसे फिक्स करेगी। कुछ देर को वो सब वहीं पर बैठी रही थी और उसे छेड़ती रहीं। जब रात के खाने का टाइम हुआ तो वो उसे भी साथ लेकर बाहर पहुंच गई थी। सब लोग खाना खाने के साथ साथ शादी की तैयारी की बातें भी कर रहे थे, सिवाय जिया के। वो चुपचाप ही खाना खा रही थी और थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद ही वो वहां से उठ गई थी। अभी भी सबने यही समझा था कि वो शर्मा रही है, क्योंकि कोई भी उसके दिल की बात नहीं जानता था। खाना खाने के बाद बुआ जी अपने परिवार के साथ वहां से चली गई थी और सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए थे। दूसरी तरफ पापा ने कमरे में मम्मी से बात की। उन्होंने मम्मी से कहा कि तुमने जिया से पूछा तो है कि उसे इस रिश्ते पर कोई ऐतराज तो नहीं है? मम्मी ने कहा, अरे नहीं, मैं जानती हूँ, मेरी बेटी को कोई भी ऐतराज नहीं है। अगर होता तो वो मुझसे बात कर लेती। पापा ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें उससे एक बार ज़रूर पूछ लेना चाहिए। ये ना हो कल को कोई परेशानी हो जाए, क्योंकि वो मुझे कुछ परेशान सी लगी है। मम्मी कहने लगी कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बच्ची है, इसलिए बस शर्मा जाती है। मैं जानती हूँ कि उसे कोई ऐतराज़ नहीं है, बल्कि वो तो बहुत खुश है, क्योंकि वो अपनी बुआ के घर जा रही है। और फिर आरव भी तो बहुत अच्छा लड़का है। मम्मी मुस्कुराते हुए पापा के साथ बातें कर रही थी और उनको तसल्ली दे रही थी, तो पापा को भी सुकून आ गया था। वक्त गुजरता जा रहा था। 15 दिन तो ऐसे गुजर गए थे कि जैसे 15 मिनट हों। हम सब लोग अपनी बहन की शादी की तैयारी में लग गए थे। सबने बड़ी मुश्किल से तैयारी की थी, क्योंकि इतने थोड़े दिनों में शादी की तैयारी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। आज मेहंदी का फंक्शन था और सब लोग बहुत खुश थे। जिया अंदर ही अंदर डर रही थी। उसने 15 दिन में दिल जान लगाकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो मामला तो और भी उलझता जा रहा था। मेहंदी का फंक्शन खत्म हो चुका था और मेहमान भी अपने घरों को जा चुके थे। जिया अपने कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। उसने अपना हुलिया भी बिगाड़ रखा था। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो मेहंदी की दुल्हन है। चूड़ियां नोचकर उसने जमीन पर फेंक दी थी। सब लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे, मगर वो टेंशन से पागल हो रही थी। सारी रात ही वो अंगारों पर लौटती रही थी। सुबह के करीब उसकी आंख लग गई थी और फिर जल्द ही खुल भी गई थी। हर तरफ शोर था। आज बारात का दिन था और सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सुबह सवेरे से ही सब अपने अपने कामों पर लग गए थे। कोई पार्लर जा रहा था तो कोई कपड़े प्रेस कर रहा था। वक्त को तो जैसे पहिए लग गए थे। दोपहर होते ही पार्लर वाली आई और जिया को तैयार करने लगी। वैसे तो उसे पार्लर ही जाना था, मगर लास्ट मोमेंट पर उसने पार्लर जाने से इनकार कर दिया था। तो फिर मम्मी ने पार्लर वाली को घर ही बुला दिया था। 2-3 घंटे के बाद वो दुल्हन की तरह सजी सवरी अपने कमरे में बैठी हुई थी। मेहमान आ चुके थे, लेकिन अभी तक बारात नहीं आई थी।
पापा के अपने खानदान के लोग भी आए हुए थे, जिनके बैठने का इंतजाम हॉल में ही किया गया था, क्योंकि हमारा घर बहुत बड़ा था। हम सब भाई और हमारी पत्नियां और हमारे बच्चे भी तैयार हो गए थे। बहन की शादी करते समय बहुत गर्व महसूस हो रहा था। हम सब लोग मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि अंदर कमरे में जिया क्या कर रही है या फिर उस पर क्या बीत रही है। फिर वो सब कुछ हुआ जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। बाथरूम का दरवाज़ा खुला तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वहां पर तो दुल्हन थी ही नहीं। जिया की शादी के लहंगे के दुपट्टे को आग लगी हुई थी, जो अब बुझ चुकी थी और उससे ही धुआं निकल रहा था। किसी को भी विश्वास नहीं आ रहा था कि वो घर से भाग सकती है। बाथरूम में एक दूसरा दरवाज़ा भी था, जो आंगन की पिछली तरफ खुलता था, और वो उसी से ही भाग गई थी। ये नज़ारा देखकर तो हम सब पर जैसे एक बिजली सी गिर गई थी, और मेहमान भी मुंह में उंगलियां दबाए रह गए थे। ये सब देखकर मुझे बेहद ही गुस्सा आया था, इसलिए मैंने सबसे चिल्लाते हुए कहा कि प्लीज़, आप सबको ऊपर वाले का वास्ता है, निकल जाइए यहाँ से। हम लोग पहले ही बहुत तकलीफ में हैं, क्योंकि मैं समझ चुका था कि अब हमारी इज्जत पर दाग लग चुका है और हमारी बहन हमें सबके सामने शर्मिंदा करके जा चुकी है। मैं अब बुरी तरह से फट पड़ा था और अब मेरा गुस्सा मेहमानों पर निकल रहा था। मेरी बात सुनते ही सारी औरतें कमरे से बाहर निकल गई थीं। अचानक मुझे ख्याल आया तो मैं जिया का मोबाइल कमरे में इधर से उधर तलाश करने लगा। कभी वो अपना मोबाइल घर में छोड़ गई हो, मगर उसका मोबाइल कहीं भी नहीं था। इससे साफ जाहिर था कि वो मोबाइल अपने साथ लेकर गई है। फिलहाल मैंने अपने दोनों भाइयों से पापा को अस्पताल ले जाने के लिए कहा था और मैं खुद घर से बाहर निकल गया था ताकि जिया के बारे में कुछ पता कर सकूं। मैं फौरन अपने एक दोस्त के पास गया था, क्योंकि मेरा एक दोस्त मोबाइल ट्रेस करने में एक्सपर्ट था। 15 मिनट के अंदर ही उसे मेरी बहन की लोकेशन मिल गई थी। वो लोकेशन बहुत दूर की थी, लेकिन मैं गुस्से में खौलते हुए दिमाग के साथ गाड़ी में बैठ गया था और ड्राइविंग करने लग गया था। मेरी गाड़ी हवा से बातें करती हुई जा रही थी। लगभग आधे घंटे के बाद गाड़ी एक फार्म हाउस के सामने रुकी थी। फार्म हाउस को देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि ये फार्म हाउस तो मेरे सबसे करीबी दोस्त बशीर का था। मुझे लगा था कि मेरी बहन मेरे दोस्त के साथ ही भाग गई है। हालांकि ये सरासर झूठ था, बल्कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मैं गाड़ी से उतरकर फौरन ही फार्म हाउस में घुस गया, क्योंकि गेट भी खुला हुआ था। शायद वो लोग भी अभी अभी ही आए थे। मुझे अपने दोस्त से ज्यादा अपनी बहन पर गुस्सा आ रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि वो मेरे सामने आ जाए और मैं उसकी जान ले लूं। अचानक से मेरे कान में एक बात पड़ी थी, तो मैं खिड़की के साथ कान लगाकर खड़ा हो गया था कि रोना धोना बंद करो, वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। तुम्हारा भाई क्या समझता है कि उससे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है? अब मैं उसे बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। मेरा दोस्त बशीर मेरी बहन का मुंह दबाकर खड़ा हुआ था। मुझे अब सारी कहानी समझ आ गई थी। मुझे समझ आ गया था कि बशीर मेरा दोस्त नहीं, बल्कि मेरी पीठ के पीछे छुरा घोंपने वाला एक दुश्मन है। मैं उसी समय पूरी ताकतवर हिम्मत के साथ कमरे के अंदर बढ़ा था। इस कमरे का दरवाज़ा बंद था, जहां वो दोनों थे। अब मैं जोर जोर से दरवाज़ा बजा रहा था। बशीर को उम्मीद भी नहीं थी कि मैं उसे इतनी जल्दी ढूंढ लूंगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि जिया की ब्राइडल ड्रेस के साथ जो पोटली थी, उसमें उसका मोबाइल भी है। वो जिया को खामोश रहने का इशारा करके दरवाजे पर पहुंच गया था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो सामने मुझे देखकर उसके सर पर आसमान टूट पड़ा था और हम दोनों में फौरन हाथापाई शुरू हो गई थी। मेरी बहन ने जल्दी से अपनी पोटली में हाथ मारा और मोबाइल निकालकर छोटे भाई अयान को कॉल करने लगी। 15 मिनट के अंदर ही अयान भी वहां पर पहुंच गया था और सबसे छोटे वाले भाई अर्श पापा को अस्पताल में छोड़कर आया था। मैं बशीर को मार मार कर अधमरा कर चुका था। वो जमीन पर पड़ा हुआ था, उसके होठों से खून भी निकल रहा था। पुलिस भी आ चुकी थी और बशीर को पकड़कर ले जा रही थी। हम दोनों भाई अपनी बहन को लेकर घर पहुंच गए थे। जैसे ही हम घर पहुंचे तो सब लोग हैरान रह गए थे। लोग तो यही समझ रहे थे कि वो घर से खुद ही भाग गई है, लेकिन जब जिया ने सारी हकीकत बताई तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। जिया ने बताया कि आज से 2 महीने पहले उसे एक नंबर से मैसेज आया था और साथ में उसकी फ़ोटो भी भेजी गई थी। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि उसकी फ़ोटो किसी के पास कैसे जा सकती है। उसने उस नंबर पर कॉल कर दी। वो जो कोई भी था, मेरी बहन से कह रहा था कि मेरे साथ भागकर शादी कर लो, वरना मैं तुम्हारी फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मगर उसके साथ शादी के लिए नहीं मान रही थी।
बशीर उसे पूरे 2 महीने तक ब्लैकमेल करता रहा था, मगर जब उसे उसकी शादी का पता चला तो वो गुस्से से पागल हो गया था और उसने शादी वाले दिन ही जिया को कॉल की कि मैं तुम्हारी सारी फोटो डिलीट कर दूंगा, मगर एक बात है जो मैं तुम्हारे सामने ही करूंगा, जिसके लिए तुम्हें मेरे सामने आना ही पड़ेगा। जिया बेचारी भी खुश हो गई थी और उसे अपने घर बुला लिया। उसने उसे पिछले दरवाजे से अपने कमरे में आने के लिए कह दिया था और इसी समय ही वो उसे जबरदस्ती बाथरूम के दरवाजे से बाहर ले गया था और जाते समय उसका दुपट्टा खींचकर उसमें लाइटर से आग भी लगा दी थी और बाथरूम का दरवाज़ा भी लॉक कर दिया था ताकि सब यही समझें कि वो बाथरूम के अंदर है। इस तरह वो अपने फार्म हाउस तक उसको लेकर पहुंच गया था। जिया फूट फूट कर रो रही थी। वो शादी वाले दिन ही उजड़ गई थी। अब रात के 10 बज रहे थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। पापा को होश आया तो वो बेटी का नाम पुकारने लगे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पर पूरा विश्वास था। जब उन्हें बताया गया कि वो घर से नहीं भागी थी बल्कि उसे किडनैप किया गया था, तो उन्होंने इस समय ही अपनी बहन को फ़ोन करके बुला लिया था। उनकी तबीयत अब कुछ संभल चुकी थी और बेटी की वापसी की खबर सुनकर तो वो बिल्कुल ही सेहतमंद हो गए थे। 1 घंटे के अंदर ही रात के 11:30 बजे एक बार फिर से बुआ जी की फैमिली बारात लेकर आ चुकी थी, मगर अब सिर्फ घर के ही लोग थे। पापा भी डॉक्टर से लड़ झगड़ कर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए थे। एक बहुत बड़ी मुश्किल के बाद अब खुशी का माहौल था और सबसे बढ़कर के हमारी बहन बेफिक्र और खुश थी, क्योंकि अब उसकी बशीर से जान छूट गई थी। उसकी फ़ोटो भी बशीर के मोबाइल से डिलीट करवा दी गई थी। वो इस समय जेल में था। आरव खुशी-खुशी बारात लेकर आया था। जब से उसे पता चला था कि ज़िया को किडनैप किया गया है, तो उसने भी उसे खुले दिल से माफ़ कर दिया था। ज़िया विदा होकर अपनी बुआ के घर आ गई थी और हमारे पूरे परिवार ने सुख का सांस लिया था। किसी को भी विश्वास ही नहीं आ रहा था कि बशीर ऐसा भी कर सकता है। दरअसल आज से कुछ महीने पहले बशीर और मेरे बीच में झगड़ा हुआ था और वो भी एक बिजनेस डील को लेकर। हम दोनों एक साथ बिजनेस करते थे, मगर इस लड़ाई के बाद हमने अपना अपना बिजनेस अलग कर लिया था। इसी वजह से ही बशीर मुझसे बदला लेना चाहता था। उसने मेरी बहन का व्हाट्सएप हैक करवा के उसी के व्हाट्सएप से फ़ोटो चुरा ली थी और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगा था। वो बेचारी मासूम सी लड़की डर गई थी, क्योंकि उससे एक छोटी सी गलती हुई थी। उसने वो फ़ोटो देखने के बाद उसे कॉल कर दी थी और कॉल पर उसने उसे इतना डरा दिया था कि वो उसकी बातों में आने लगी थी और फिर शादी वाले दिन उसे अपने घर ही बुला लिया। हालांकि ये इतनी बड़ी गलती नहीं थी। उसकी जगह कोई भी लड़की होती तो वो मैसेज आने पर उस नंबर पर कॉल ही करती, मगर वो अपनी सबसे बड़ी गलती ही समझती थी, क्योंकि वो समझती थी कि अगर वो कॉल नहीं करती तो शायद वो उसे ब्लैकमेल भी नहीं कर पाता और खामोश हो जाता। और इसी गलती को छुपाने के लिए ही उसने किसी से कुछ नहीं कहा था। हालांकि अगर वो किसी से कुछ कहती तो प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं पहुँचती, लेकिन अब सब कुछ सॉल्व हो चुका था। वक्त अपनी रफ्तार के साथ बढ़ता जा रहा था। बशीर को पूरे 1 साल की कैद हुई थी और वो भी किडनैपिंग की कोशिश करने पर। जिया और आरव एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वो तो शुरू से ही आरव को पसंद करती थी, लेकिन अब आरव भी उसे पसंद करने लगा था और अब सब कुछ फिक्स हो गया था, बल्कि पहले से भी अच्छा हो गया था। लेकिन आज भी जब हम सबको 1 साल पहले का हादसा याद आता है तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो दिन हम सबकी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक दिन था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।